गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जेई टेक क्लासेस में। मैं विपिन प्रजापति आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित 100 महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चंस। ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और सेमेस्टर एग्ज़ाम और आपका जेई के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आने वाली हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आइए शुरू कर लेते हैं आज के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा विद्युत शक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाया जा सकता है? जी हाँ फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा विद्युत शक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जा सकता है? ऑप्शन नंबर है आपके सामने, भूमिगत प्रणाली द्वारा, ओवरहेड सिस्टम द्वारा, दोनों, एक और दो, इसमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा आपके सामने एक और दो, दोनों, यानी आप भूमिगत प्रणाली द्वारा और ओवरहेड सिस्टम द्वारा दोनों ही तरह से लाइट का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, लाइट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस ट्रांसमिशन लाइन की प्रारंभिक लागत अधिक होती है? कौन सी लाइन बिछाने में हमें सबसे ज़्यादा हमें ज़्यादा लागत की ज़रूरत पड़ती है? तो आपके सामने ऑप्शंस हैं, ओवरहेड ट्रांसमिशन, भूमिगत संचार, दोनों की शुरुआती लागत लगभग समान होती है, इसमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा भूमिगत संचार। भूमिगत संचार में आपको सबसे ज़्यादा लागत की आवश्यकता पड़ेगी ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। उस केबल या कंडक्टर का नाम बताइए जो वितरण को उपभोक्ता टर्मिनल से जोड़ता है। जी हाँ स्टूडेंट्स, उस केबल का नाम बताइए जो वितरण को उपभोक्ता टर्मिनल से जोड़ता है। ऑप्शन आपके सामने हैं, सर्विस मेंस, वितरक, फीडर या फिर इसमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा आपके सामने सर्विस मेंस। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल राइट है। सर्विस मेंस के द्वारा हम सर्विस मेंस के द्वारा हम उपभोक्ता टर्मिनल्स को वितरक के साथ जोड़ते हैं। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है, विद्युत शक्ति के संचार और वितरण के लिए, जी हाँ, इलेक्ट्रिक पावर के ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री का उपयोग नहीं किया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, तांबा, एल्यूमिनियम, टंगस्टन और इस्पात। ऑप्शंस देख लीजिए एक बार फिर से, तांबा, एल्यूमिनियम, टंगस्टन, इस्पात। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक है। जी हाँ स्टूडेंट्स, विद्युत शक्ति के संचार और वितरण के लिए हम टंगस्टन का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक कमज़ोर धातु है, ये एक जल्दी गल जाने वाली धातु है, इसलिए इसका प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। आरसीसी ध्रुवों के साथ सामान्य स्पैन है। इसमें आपको बताना है कि आरसीसी ध्रुवों के साथ सामान्य स्पैन है 40 से 50 मीटर, 60 से 100 मीटर, 200 से 300 मीटर या फिर 80 से 150 मीटर। तो इसका ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। 80 से 150 मीटर हम प्रयोग करते हैं आरसीसी ध्रुवों के साथ सामान्य स्पैम के लिए। ठीक है, बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन संचार लाइन के स्थिरांक हैं? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन से संचार लाइन के स्थिरांक हैं? अधिष्ठापन है, समाई है, प्रतिरोध है, प्रवाहकत्व है या उपरोक्त के सभी। तो इसका आंसर आपको मिलेगा आंसर नंबर 5। ऑप्शन नंबर 5 बिल्कुल राइट है, ऊपर के सभी। कहने का मतलब है कि संचार लाइनों का स्थिरांक क्या है? अधिष्ठापन भी है, समाई भी है, प्रतिरोध भी है और प्रवाहकत्व भी है। आइए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम, फटाफट से क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हमारा, ओपन सर्किट या हल्के लोड वाली लाइंस के प्राप्त छोर पर वोल्टेज बढ़ने की घटना को कहा जाता है। जी हाँ स्टूडेंट्स, ओपन सर्किट जो होते हैं या फिर हल्के लोड वाली लाइंस होती हैं, उनके जो छोर होते हैं, उन छोर पर वोल्टेज बढ़ने की घटना को क्या कहते हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं, रोमन प्रभाव कहते हैं, त्वचा प्रभाव कहते हैं, कोरोना प्रभाव कहते हैं या फेरेंटी प्रभाव कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा आपके सामने ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर है। फेरेंटी प्रभाव जो होता है वो ओपन सर्किट या हल्के लोड वाली लाइंस में के छोर पर वोल्टेज बढ़ने की घटना को कहा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। लो टेंशन केबल जहाँ पे आपका डैश लगा हुआ है,
यहाँ पर देखिए डैश लगा हुआ है, यहाँ पर रिक्त स्थान है, इसमें आपको इस ऑप्शन जो दिए हुए हैं इनमें से एक उठाकर फिल करना होता है। तो देखिए लो टेंशन केबल तक के उपयोग के लिए है, कहने का मतलब है कि लो टेंशन जो केबल होती है वो 1 केवी, 5 केवी, 10 केवी या फिर 33 केवी तक के लिए प्रयोग की जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा आपके सामने 1 केवी। जी हाँ स्टूडेंट्स, 1 केवी की जो वायर होती है वो लो टेंशन केबल के लिए बिल्कुल सही होती है, प्रयोग की जाती है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे सामने। हाई टेंशन केबल का ऑपरेटिंग वोल्टेज ऑपरेटिंग तक होता है। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि हाई टेंशन केबल का ऑपरेटिंग वोल्टेज ऑपरेटिंग तक होता है। ओके, तो क्वेश्चन आंसर सॉरी ऑप्शन आपके सामने हैं। 1 से 11 केवी, 11 से 20 केवी, 11 से 33 केवी या फिर 33 केवी से ऊपर। तो ऑपरेटिंग वोल्टेज का जो ऑपरेशन होता है, ऑपरेट करता है जो, वो हमारा 1 केवी से 11 केवी के मध्य करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट है, रट लीजिए। 1 केवी से 11 केवी होता है वो हाई टेंशन लाइन की ऑपरेटिंग वोल्टेज का ऑपरेशन होता है। ओके, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि सुपर टेंशन केबल का ऑपरेटिंग वोल्टेज है, मतलब कि सुपर टेंशन केबल जो होती है उसका ऑपरेटिंग वोल्टेज क्या होता है। 1 केवी से 11 केवी के बीच, 11 केवी से 33 केवी के बीच, 33 केवी से 66 केवी के बीच या फिर 66 केवी से ऊपर। तो इसका राइट आंसर है आपका 11 केवी से 33 केवी के बीच। 11 केवी से 33 केवी के बीच जो है सुपर टेंशन केबल का ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल का ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है। एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल का ऑपरेटिंग वोल्टेज जो होता है वो कितना होता है। 11 केवी होता है, 33 केवी होता है, 66 केवी होता है या फिर 66 केवी के ऊपर होता है। तो इसका आंसर नंबर 3 बिल्कुल राइट है। जी हाँ, 66 केवी का जो होता है वो हमारा एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल का ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं अब। भूमिगत केबल बिछाने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है। जी हाँ, क्वेश्चन कह रहा है कि जो भूमिगत लाइनें होती हैं उनको बिछाने के लिए हम किस विधि का प्रयोग करते हैं। सीधी बिछान विधि, ठोस प्रणाली, ड्रॉ इन सिस्टम या ऊपर के सभी। तो क्वेश्चन सॉरी ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल ठीक है। हम भूमिगत लाइन को बिछाने के लिए सीधी बिछाने भी करते हैं, ठोस प्रणाली का भी यूज़ करते हैं और ड्रॉ इन सिस्टम का भी प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल ठीक है। क्या ऊपर के जो सभी हैं सिस्टम उनका हम प्रयोग करते हैं। ओके, अब देख लेते हैं हम आगे का क्वेश्चन। आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन केबल्स में गर्मी पैदा करने का स्रोत है। ऐसी कौन सी केबल्स हैं, कंडीशंस हैं जिनसे केबल के अंदर गर्मी उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ऑप्शन आपके सामने है। केबल इंसुलेशन को ढालता हुआ नुकसान, कंडक्टर नुकसान, म्यान खो देता है या ऊपर के सभी। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 क्या कह रहा है, ऊपर के सभी। जो ऊपर की कंडीशंस है केवल इंसुलेशन के कारण, कंडक्टर नुकसान के कारण और म्यान खो देने के कारण जो है केबल में गर्मी पैदा होती है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस कारण से केबल को बहुत अधिक गर्म नहीं करना चाहिए। जी हाँ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस कारण से केबल को बहुत अधिक गर्म नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं। तेल अधिक चिकनाहट खो देता है और ये उच्च स्तर से बाहर निकलकर शुरू कर सकता है। तेल के विस्तार में म्यान फट जाता है। और तीसरा है असमान विस्तार इंसुलेशन में रिक्तियां पैदा कर सकता है जिससे आयनीकरण हो जाता है। और चौथा है आपके सामने असमान विस्तार इंसुलेशन में रिक्तियां पैदा कर सकता है, इससे आयनीकरण हो जाता है। और पांचवा ऑप्शन है आपके पास ऊपर से सभी। तो इसमें देख लीजिए आप, ऑप्शन नंबर 5 बिल्कुल राइट है। ऊपर के जितनी भी कंडीशंस हैं वो सारी अप्लाई होती हैं, सभी पर जो है केबल को बहुत अधिक गर्म नहीं करना चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ जाते हैं। 15 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है हमारा। परीक्षण और त्रुटि की एक विधि के अलावा, परीक्षण और त्रुटि की एक विधि के अलावा एक इंटरनेट सिस्टम में नेटवर्क समस्याओं के समाधान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि कार्यरत है। ओके, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा।
परीक्षण और त्रुटि की एक विधि के अलावा एक इंटरनेटेड सिस्टम में नेटवर्क समस्याओं के समाधान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि कार्यरत है? किरचॉफ का नियम प्रयोग किया जाता है, धाराओं का सुपरपोजिशन जो थ्योरम होती है वो प्रयोग की जाती है, थेवेनिन प्रयोग की जाती है, या फिर ऊपर के सभी। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल ठीक है। ऊपर के जितने भी ऑप्शंस हैं, किरचॉफ का नियम, सुपरपोजिशन और थेवेनिन, हमारी तीनों जो हैं वो इंटरनेट सिस्टम नेटवर्क की समस्याओं में समाधान के लिए प्रयोग की जाती हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर जरा आ जाइए। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16? क्वेश्चन कह रहा है हमारा, एक बूस्टर है। बूस्टर क्या है? तुल्यकालिक जनरेटर, शंट घाव जनरेटर, शंट घाव जनरेटर, श्रृंखला घाव जनरेटर, या इसमें से कोई भी नहीं। जी हाँ, क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि 16 जो क्वेश्चन है वो कह रहा है बूस्टर है। बूस्टर क्या है? श्रृंखला घाव जनरेटर। श्रृंखला घाव जनरेटर जो है हमारा वो एक बूस्टर है। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर 3 राइट है, श्रृंखला घाव जनरेटर एक बूस्टर है। ओके, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सी टीसी वितरण प्रणाली पहली लागत में सबसे सरल और सबसे कम है? कौन सी ऐसी वितरण प्रणाली है जो प्रारंभिक स्थिति में सबसे सस्ती है और सबसे सरल है? कौन सी? रेडियन सिस्टम, इंटरकनेक्टेड सिस्टम, रिंग सिस्टम, या ऊपर का कोई भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका इसमें बिल्कुल राइट है। समझ लीजिए, रट लीजिए। रेडियम सिस्टम जो होता है वो हमारी टीसी वितरण प्रणाली में लागत में सबसे सरल और सबसे कम है। आइए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं हम। 18, निम्नलिखित में से कौन सा दोष केबलों में होने वाली सबसे अधिक संभावना? निम्नलिखित में से कौन सा दोष केबलों में होने वाली सबसे अधिक संभावना है? कौन सा दोष होता है जो केबलों में अधिक होता है? तो इसके लिए देख लेते हैं। केबल इंसुलेशन का टूटना, क्रॉस या शॉर्ट सर्किट दोष, ओपन सर्किट फॉल्ट, या ऊपर के सभी। तो स्टूडेंट्स, केबल इंसुलेशन का टूटना भी आपका संभावना है, क्रॉस या शॉर्ट सर्किट दोष ये भी संभावना है, और ओपन सर्किट फॉल्ट ये भी संभावना है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है। लिखा है ऊपर के सभी। तो हाँ स्टूडेंट्स, ऊपर के सभी हैं। आइए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। आवासीय उपभोक्ता को एकल चरण आपूर्ति का वोल्टेज है। आवासीय उपभोक्ताओं को एकल चरण आपूर्ति का वोल्टेज है 110 वोल्टेज बी, 110 बी, 230 बी, 440 भी, ऊपर का कोई भी। कहने का मतलब है जो हमारे घरों में उपभोक्ताओं के लिए सिंगल फेज आपूर्ति मतलब वोल्टेज आता है वो क्या है? तो भाई हम जानते हैं कि 230 वोल्टेज हमारे में आता है। तो क्या है? ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट है। आगे क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। आवासीय आवास क्षेत्रों में वितरण है। आवासीय क्षेत्रों के वितरक हैं कौन से हैं? 3 चरण तार, 4 तार, 3 चरण 3 तार, 1 चरण, या इसमें से कोई नहीं। कहने का मतलब है जो हमारे घरों में वितरित लाइन आती है, जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन आ रही है, ठीक है, तो वो कौन सी होती है? 3 फेज 4 तार, 3 फेज 3 तार, या फिर सिंगल फेज, इसमें से कौन सी है? ठीक है, चौथा ऑप्शन है इसमें से कोई भी नहीं। तो ऑप्शन हमारे घरों में कौन सी आती है? 3 चरण 4 तार वाली आती है। ठीक है, तो सॉरी, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा। एकल चरण मतलब कि हमारे घरों में जो है सिंगल फेज आता है। ठीक है, सिंगल फेज हमारे घरों में आता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों आपको मैंने आज बताया ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित 20 MCQ क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए और आगे आने वाली जेई परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। अच्छे से समझिए, वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको बिल्कुल अभी के अभी याद हो जाएंगे, आपको बाद में रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आपको अगर इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक पड़ा हुआ है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और वहाँ पर आपको हर तरह की PDF प्रोवाइड की जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।